हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कलकत्ता में आजकल कोलकाता कहते हैं, वैसे कोलकाता में ये जो एक महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार की आपराधिक घटना हुई है, जिस प्रकार से एक बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है, उसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी सोशल मीडिया पर देखिए, और सोशल मीडिया के बाहर अगर आप आमतौर पे बाहर की दुनिया में भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से देश में सेंटर स्टेज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा शायद मैंने, आप लोग तो शायद बहुत युवा होंगे उस समय पर, जैसा मैंने शायद निर्भया के मामले में देखा था कि भाई इस तरह से पूरा देश या पूरे देश के युवा एकजुट हुए थे और वो मांग कर रहे थे कि न्याय हो और कुछ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, जिसके बाद कानूनों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया था। JS वर्मा समिति बनाई गई थी जिसने कानूनों में संशोधन भी किया था। तो प्रॉब्लम क्या है अब इसमें? आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक बड़ा जटिल टॉपिक है। यह टॉपिक उतना सरल है नहीं। और अगर आप देखेंगे कि अगर अगर अपने घर से बाहर निकले, एक चाय की दुकान पर जाएं और वहां पे आप 4 लोगों से बात करें तो उनका एक ही समाधान होगा, अरे जो बलात्कार करे उसे फांसी दे दो, है ना, या फिर उसके हाथ काट दो, पैर काट दो, सर काट दो। इस प्रकार की बातें जो होती हैं वो आमतौर पर लोग करते हैं, और अगर आप ऐसा करोगे तो लोग डर से बलात्कार नहीं करेंगे वगैरह। इस तरह के जो बातें हैं, इस तरह के विचार जो हैं आपको आमतौर पे मिलेंगे। लेकिन ये विचार जो है निश्चित तौर पर सही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे को 1% भी डाउट नहीं है कि ये विचार जो हैं ये सही नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साथ काम करते हैं, NGOs में काम करते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की कोशिशें करते हैं, वो तो कई बार ये खुलकर भी कह चुके हैं कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड दिया जाना भी गलत है। क्योंकि इससे क्या होगा, बलात्कारी को उस लड़की को जीवित छोड़ने का कोई मोटिवेशन नहीं होगा कि अगर वो लड़की मर गई तब भी मृत्युदंड मिलेगा और जीवित रह गई तब भी मृत्युदंड मिलेगा। अगर मर जाएगी तो शायद सबूत इकट्ठे होने के चांसेस कम होंगे। तो ऐसे में बलात्कार पीड़ित लड़कियों पर जान का संकट भी सामने आ जाएगा, यह भी लोगों ने कहा है। तो खैर, आज जो है हम छोटी सी चर्चा है केवल 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि एक जटिल टॉपिक जहां ऐसा होता है, जहां पर पॉपुलर सोच जो होती है, लोकप्रिय सोच कुछ अलग है। लोकप्रिय सोच कहती है कि कड़ा दंड दो, हाथ काट दीजिए, सर कलम कर दिया जाए, चौराहे पे फांसी दे दो, है ना, यह कहा जाता है लोकप्रिय सोच में। लेकिन न्यायिक सोच जो है वो उससे थोड़ी अलग होती है। ऐसे में एक UPSC एस्पिरेंट की तरह आप कैसे सोचें, एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की तरह आप कैसे सोचे? मैं जानता हूं हम सब भावुक लोग हैं, लेकिन हम सब सिर्फ भावुक लोग होने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम सब लोगों को इस बात की तैयारी करनी है कि आगे जाके इस देश का प्रशासन हमको चलाना है। तो अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करके एक, जिसको हम कहते हैं काम माइंड के साथ, एक शांत चित्त के साथ हम लोग जो है एक सही निर्णय कैसे ले पाएं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यह महिला सुरक्षा के मुद्दे को ही आधार बनाकर हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की चर्चा है, कृपया पूरी सुनिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो भाई उसके पहले आपको बता दूं 19 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। आप AJ लाइव कोड लगाकर उससे अभी भी जुड़ सकते हैं। 16 तारीख है, डिस्काउंट उस पर अभी भी मिल रहा है। आप जाकर हमारी ऐप पर या वेबसाइट पर AJ लाइव कोड लगाएंगे जब बाय प्रोमो कोड में, तो आपको पता चल जाएगा दाम कितना है। आपके लिए एक सीक्रेट है, आप जाकर खुद से देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें, सिलेक्शन बॉक्स दोनों आपके घर पे। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो 100% फीस रिफंड, जो फीस दिया है सारी वापस। और साथ के साथ आप जो है, आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री आपका हम इस कोर्स में देंगे। तो आज ही इस बैच से जुड़िए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और अगर आप 2026 या 2027 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैच जो है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। कोड वही है AJ लाइव। इसमें आपको जो है हम 1 वर्ष तक पहले आपको पढ़ाएंगे बेसिक्स, और उसके बाद आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देर बिल्कुल मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं हमारी आज की प्रमुख चर्चा पर कि यार महिला सुरक्षा के मुद्दे से ही हम शुरू करते हैं। हम एक जटिल मुद्दा लेते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के लेवल पर उसके लिए हम विचार कैसे बनाएं।
तो महिला सुरक्षा का जो एक मुद्दा है, ठीक है जी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लोकप्रिय मांग क्या है? लोकप्रिय मांग क्या है? कठोर दंड। कठोर दंड एक लोकप्रिय मांग है कि भाई बहुत कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक दंड, कि उसको व्यक्ति को जो है आप चौराहे पर लटका दीजिए, पब्लिकली कोड़े मारिए, इस प्रकार की मांग की जाती है। और दर्दनाक मतलब शारीरिक कष्ट उसको दिया जाए किसी ना किसी तरह से, ताकि उस व्यक्ति को पेन हो। ये जो है ये आमतौर पर लोकप्रिय मांगे हैं। और मतलब मैं आग्रह करूंगा सोशल मीडिया पे इनका ज्यादा किसी से विरोध भी मत कीजिएगा, क्योंकि उचित नहीं लगता। सोशल मीडिया पे लोग ये सब मांग रहे हैं आमतौर पर, लेकिन ये अब आप किसी को आर्ग्यू करके समझाने बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन लोकप्रिय मांगे ये हैं। तो अब इन लोकप्रिय मांगों को लेकिन भारत में नहीं माना जा रहा है। उसके कुछ प्रमुख कारण क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कठोर दंड की अगर आप बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाई सऊदी अरब में तो सर कलम कर दिया जाता है या पत्थर मार मार के अपराधी को मार देते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सऊदी अरब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति कुछ बहुत बेहतर है? सऊदी अरब जो है बलात्कारों के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दुनिया के कुछ सबसे निचले देशों में एक है। तो निश्चित तौर पे कठोर दंड को लेकर तो हम कह सकते हैं कि यार ऐसा नहीं है। कठोर दंड जो है निश्चित तौर पर वो प्रभावी नहीं है। ये बात तो हम देख चुके हैं, कठोर दंड का आपको प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। भारत के अंदर भी जितने बलात्कार के मामले होते हैं उनमें जो कन्विक्शन रेट है कि कितने लोगों को वास्तविकता में सजा होती है, वो सजा होने की रेट 2% के आसपास है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है, एक किताब है रुक्मिणी एस की, जिसमें वो ये भी कहती हैं कि इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर एक लड़का लड़की जो कि अपने एक स्वैच्छिक प्रेम प्रसंग में होते हैं, स्वैच्छिक रिलेशनशिप में होते हैं, जब उनके माता पिता को पता चलता है तब वो लड़की को डरा धमकाकर बलात्कार की शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। और ऐसे मामलों में जज जो है अक्सर इस बात को समझ जाता है कि यार ये तो मतलब इन दोनों का कोई रोमांटिक अफेयर चल रहा था जिस कारण से ये मामला पूरा हुआ है, और माता पिता के दबाव में लड़की ने आकर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है, तो जज आमतौर पे लोगों को छोड़ भी देता है। यह भी याद रखिएगा कि भारत में एक ये दिल्ली की केस स्टडी थी जो कि द हिंदू ने छापी थी, और एक समाजशास्त्री हैं प्रेम चौधरी, उनका भी काम है इस पर कि किस तरह से अधिकांश जो ये बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं वो आमतौर पे जो लड़का और लड़की जिनमें आपस में प्रेम प्रसंग होते हैं उन्हीं परिवारों द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। और यह कहा जाता है कि लड़का हमारी बेटी को किडनैप करके ले गया और वहां पर उसने उसका बलात्कार किया। ये मामले सच्चे काफी हद तक नहीं भी होते। तो अगर आप बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान कर दोगे तो इस प्रकार के लड़कों को भी कठोर दंड दिया जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि जहां पर लड़का और लड़की स्वैच्छिक तरीके से भी प्रेम संबंध में है वहां पर भी लड़के को फांसी दे दी जाए? अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो फिर कठोर दंड जो है एक सही प्रभावी प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि देखिए हम ये कह सकते हैं कि यार कानून तो मतलब अगर आप कठोर कानून बना दोगे तो वो हर मामले पे लागू होगा। वो ऐसा नहीं है कि इस डॉक्टर वाले मामले पे लागू होगा और उन मामलों पे लागू नहीं होगा। इसलिए कानूनों में परिवर्तन जो है वो बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। कानूनों में परिवर्तन भावुकता के साथ नहीं किया जा सकता। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, सार्वजनिक दंड ये भारत का संविधान प्रतिबंधित करता है। भारत का संविधान यह कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर आप दंडित कर रहे हो तो दंड भी गरिमा के साथ दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु में भी उसके मानव अधिकारों का ख्याल रखा जाता है। उसका जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा का अधिकार जो है वो किसी दुर्दांत अपराधी पर भी लागू होता है। तो अगर आप किसी को सार्वजनिक दंड या शारीरिक कष्ट की मांग कर रहे हो तो वो सीधे सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो गया। यह बात क्लियर हो गई। तो भारत का संविधान इसकी अनुमति कभी नहीं देगा कि आप जो है किसी व्यक्ति को चौराहे पर फांसी दे दो या फिर आप किसी के हाथ काट के छोड़ दो। इस प्रकार का दंड जो है भारत का संविधान नहीं बोलता है, क्योंकि भारत का संविधान यह मानता है कि न्याय जो होता है वो बदला नहीं होता, कि बदला जो है वो एक मानवीय भाव है, लेकिन न्याय का तात्पर्य बदला नहीं होता। न्याय का तात्पर्य यह नहीं है कि जितना कष्ट लड़की को हुआ उतना ही कष्ट उस आदमी को भी होना चाहिए। ये हम सब भावुकता में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन न्याय इस आधार पर नहीं किया जा सकता।
यह बात क्लियर हो गई, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि महिला सुरक्षा के लिए हम कर क्या सकते हैं। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यार मतलब होता क्या है। देखिए, कई सारे कारण महिला सुरक्षा के मामले में हम सोच सकते हैं। पहला जो मामला है वो है महिलाओं की स्थिति पर। जो एक चीज जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, हमेशा आप कहीं भी उत्तर दे रहे हैं या फिर अपनी सोच में भी, हमको पहला लक्ष्य जो करना चाहिए वो करना चाहिए महिलाओं की स्थिति पर। बेटा, महिलाओं को जब तक आप अपने समाज और अपने देश में दोयम दर्जे का नागरिक मानते रहोगे, तब तक आप कितने भी कानून बना लो, आप कितने भी मृत्युदंड दे दो, कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक आप ये मानोगे कि महिलाएं जो हैं वो सेकेंडरी सिटीजन हैं, उनका काम जो है वो पुरुषों की सेवा करना है, उनका काम पुरुषों की मदद करना है, जब तक आप ये मानोगे तब तक आप महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, अब आमतौर पे आप देखेंगे, जैसे मैं निर्भया मामले वाला भी मैं देख रहा था, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी जो कि भारत में बैन हो गई, उसको भी आप देखें तो जो हमलावर भी था उसका यही कहना था कि यार अब इस डॉक्टर वाले मामले में भी उसके प्रिंसिपल का यही कहना था, इतनी रात को आप कर क्या रहे थे। तो पॉइंट यह है कि हमारे समाज में आज भी जो पुरुष होता है वो इतना असुरक्षित महसूस करता है अगर कोई महिला जीवन में अपनी इच्छा से निर्णय ले रही है। कोई महिला अगर रात को अपनी इच्छा से बाहर निकली, कोई महिला अगर अपनी इच्छा से विवाह करती है, कोई महिला अगर अपनी इच्छा से प्रेम करती है, अपनी इच्छा से सेक्स करती है, अपनी इच्छा से कहीं पर अकेले रहती है, आती जाती है, तो हमारे समाज के पुरुष जो हैं, जिनका उस महिला से कोई लेना देना भी नहीं है, वो उनको ट्रबल नहीं कर रही है, उसका अपना अलग जीवन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपनी इच्छा के कपड़े पहन लेती है। और कपड़े मतलब चाहे वो हिजाब पहने, चाहे वो बिकिनी पहने, हमें हर चीज से प्रॉब्लम है। पुरुष जो हैं उनको इस बात से बड़ी समस्या होती है कि किस तरह से जो है महिलाएं अपनी इच्छा का जो काम है, जो उनको सही लग रहा है वो कर रही हैं, और इस काम के लिए वो मेरी अनुमति क्यों नहीं ले रही। तो जब तक ये महिलाओं का जो दोयम नागरिक वाला दर्जा है, जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अपराध होते रहेंगे। बलात्कार का जो अपराध होता है उसमें अक्सर ये एक मनोवैज्ञानिक बात है कि उसमें अक्सर अपराधी की मनोवृत्ति ये होती है कि इस महिला को मैं इसकी सही जगह दिखा दूं। ये महिला रात को घर के बाहर क्यों गई, ये महिला मेरी बॉस क्यों है, इस महिला ने छोटे कपड़े क्यों पहने, ये महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ क्यों घूम रही है, इसको मैं इसकी सही जगह दिखाऊंगा। ये एक मनोवृत्ति अक्सर अपराधियों की पाई जाती है। तो जब तक आप दोयम दर्जा महिलाओं को दोगे, जब तक आप ये करोगे कि यार उनके जीवन को आप नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, तब तक ये अपराध आप रोक नहीं सकते। पहली चीज ये है, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें याद रखिए, ये वाला बहाना मत दीजिएगा कि हमारे समाज में तो महिलाओं को देवी माना जाता है। उनको देवी मत मानिए, आप देवी मत मानिए, उनको सामान्य मनुष्य मानिए कि वो एक मनुष्य है। क्योंकि याद रखिए, देवी भगवान भी जो होते हैं, भगवान का तो चित्रण हमने ही किया है ना भाई, तो भगवान का तो हमको पता नहीं वो कैसे रहते हैं, भगवान का चित्रण तो वैसे ही हुआ है जैसा हमने किया है। तो अब जब आप किसी को ज्यादा भगवान टाइप का दर्जा देते हो तो आप उससे अधिकार छीन लेते हो। तो ये भी याद रखिए, उनको सामान्य मनुष्य मानिए कि भाई जो आप करना चाहते हैं जीवन में वही वो भी करना चाहती हैं। मैंने अपनी क्लासेस में कई बार ये देखा है कि जैसे ही कोई महिला कोई सवाल पूछती है, अचानक से 10 पुरुष उस पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये असुरक्षा है कि इस क्लास में ऐसे 400-500 पुरुष बैठे हैं, उनके बीच में एक महिला ने सवाल कैसे पूछ लिया। तो आप समझ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं, देश की एक सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता था जहां मैं पढ़ता था कि अगर कोई लड़की सवाल पूछती थी, पीछे बैठे लड़के सीटियां बजाते थे और तालियां बजाते थे। और ये सोचिए, सोशियोलॉजी की क्लास होती थी, तो सोशियोलॉजी की क्लास में मैंने कहा असली सोशियोलॉजी तो यहां से पढ़ने को मिल रही है कि ये देखिए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 500 लोगों की क्लास में एक लड़की जो कि उतनी ही काबिल है, जितना आईएएस बनने का उतना चांस है, उतना ही उस लड़की का भी चांस है, बराबर फीस दी है उसने भी, लेकिन तब भी ये लड़की क्लास में सवाल कैसे पूछ सकती है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जब तक बेटा इस तरह की चीजों को आप करोगे और आप होने दोगे, तब तक आप मान के चलिए कि आप इन सब बलात्कारों में भागीदार हैं। आप सबका इसमें योगदान है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया तो हमारी कोई गलती नहीं है। आपका भी योगदान है, मेरा भी योगदान है, हम सबका योगदान है इस तरह की संस्कृति का विकास करने में। अगर अगली बार एक चीज और जो होती है जिसको मैं कहता हूं एवरीडे सेक्सिज्म। एवरीडे सेक्सिज्म क्या होता है?
आम तौर पे लिंग के आधार पे भेदभाव करना, आम तौर पे महिलाओं पर घटिया मजाक करना, घटिया चुटकुले बनाना, ये इस तरह की चीजें जो होती है, महिलाओं के शरीर पर, उनके कपड़ों पर इस तरह की बातें करना, उनके अगर वो किसी के साथ काम कर रही हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, उनके बारे में घटिया अफवाहें फैलाना और इन पर हंसना। तो जब तक आप इस तरह की चीजों को एनकरेज करते रहोगे, तब तक आपके समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को एक सही शेप मिलती रहेगी। यह माना जाता रहेगा कि यह स्वीकार्य है, कि ये ठीक है, ये स्वीकार्य है। बात सही है कि नहीं भाई? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा होता है, वो कई बार मिट्टी खाता है ना, मिट्टी खाता है। अगर आप उसको, आप माता पिता की तरह क्यों टोकते हो उसको? आप नहीं टोको तो उसको क्या लगता है कि मिट्टी खाना स्वीकार्य है, ये सही आचरण है, वो और खाता रहेगा, फिर पेट में दर्द होगा। तो आप माता पिता के तौर पे आप क्या करते हो? आप उसको मना करते हो कि बेटा मिट्टी नहीं खाते। वो पूछेगा आपसे क्यों नहीं खाते, फिर आप उसको रीजन आउट करते हो, समझाते हो कि बेटा मिट्टी में कीटाणु होते हैं, पेट में जाएंगे, दर्द होगा, इंजेक्शन लगेगा। आप समझाते हो कि नहीं समझाते? क्यों समझाते हो सकता है बच्चा पहली बार में ना समझे, दोबारा समझाओगे, यार छोड़ दोगे, यार मैंने देखो बोला था, नहीं माना तो नहीं माना, अब मैं क्या करूं? आप ऐसा बोलोगे क्या? तो वही बात यहां पर भी है कि एवरीडे सेक्सिज्म बेटा, जब मिले जहां मिले विरोध करो, जब मिले जहां मिले, जितनी बार दिखाई दे। कोई आपकी किसी कॉलेज की लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, रोकिए, उस ग्रुप में मत बैठिए, बोलिए कि यार मैं ठीक नहीं हूं उसके साथ, मुझे स्वीकार्य नहीं है ये। कोई आपके ऑफिस की किसी कुलीग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बोलिए कि मैं यार मेरे को पसंद नहीं है, वो यहां काम करने आती है, उसका वर्क प्लेस है, मेरा भी वर्क प्लेस है, इस तरह की घटिया बातें मत करो यार। ऐसे मतलब मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं ठीक नहीं हूं इस तरह की बातचीत के साथ। जब तक आप लोगों ने ये विरोध करना शुरू नहीं किया, तब तक आप कितने मृत्युदंड दे दो, कितने कड़े कानून बना लो, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा ये जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है, वो रोजमर्रा के व्यवहार से सुधरेगा। आज नहीं सुधरेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, शायद एक पीढ़ी लग जाए, लेकिन सुधरेगा ऐसे ही। आप मृत्युदंड, गला काटना, सर काटने वाले कितने भी कानून ले आओ, उससे कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा इस सबसे, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, तो वो समय हमको देना पड़ेगा, वो प्रयास हमको करना पड़ेगा। वरना यही चर्चाएं हम 15 साल पहले भी कर रहे थे, जब मैं छात्र था, आज भी कर रहे हैं, जब मेरे बच्चे छात्र होंगे तब भी ये तैयारी कर रहे होंगे, जब आप लोग आप में से कुछ लोग यहां आके पढ़ा रहे होंगे तब भी हम यही तैयारी कर रहे होंगे। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको ये वाली अप्रोच लेनी ही पड़ेगी। तो बेटा क्या होता है, यूपीएससी में इस तरह के जटिल मुद्दे अक्सर पूछे जाते हैं और इस पर गंभीरता से चर्चा और उदाहरण की आवश्यकता होती है। हमारे बैचेस में आपको हम गंभीरता के साथ एक सही संतुलित अप्रोच समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन आपका स्वागत है अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आप एजे लाइव कोड लगा के उससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको 2025 में ही एग्जाम देना है तो 19 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप एजे लाइव कोड लगाकर इससे भी जुड़ सकते हैं। और आपको जो है, आप हमारे वेबसाइट या पोर्टल पे जाइए, वहां पर आपको दाम पता चल जाएगा और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।